सुबह बखैर दोस्तों, आज 9 जुलाई 2026 मैं निकला हूँ एक बहुत ही तारीखी जगह बयेस पास्चर में, जो कि शिनाकी हुंजा, मायून, हुसैनाबाद और खानाबाद का कॉमन पास्चर है, कॉमन लैंड है। और ये बहुत ही हाइट पे, एल्टीट्यूड पे वाक़ है और इसकी एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है, वो मैं आपको ऊपर जाते हुए बताऊंगा। यहाँ से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की हाइक है, स्टीप हाइक है, और लेकिन ऊपर पहुँच के आप देखेंगे कितना खूबसूरत और बेहतरीन मुकाम है एंड वर्थ विजिटिंग है। मैं जब गांव की स्टोरी बता रहा था मायून की, उससे स्टोरी से जुड़ा हुआ ये एक सफ़र है और इस सफ़र में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से माजी में इस पास्चर में मायून के लोग जाया करते थे और क्या क्या वहाँ के हिस्टोरिकल जगह हैं। बहुत सारी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट जगह भी हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जुड़े रहेगा। हमारा ये सफ़र अब शुरू हो रहा है और 2.5 से 3 घंटे में हम पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन पर। बट इन द मीन टाइम रास्ते में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता रहूँगा ताकि आप हमारे साथ सफ़र में जुड़े रहें। बहुत शुक्रिया। ये बयेस का सफ़र जारी है दोस्तों। आबादियों को छोड़ के हम बस ऊपर जा रहे हैं। अब ये सिलसिला जारी रहेगा। अब मुसलसल हमने इस स्टीप पे हाइक करते हुए पहुंचना है इसी टॉप पे। दोस्तों अब काफ़ी हाइट पे मैं आ चुका हूँ। धूप निकलने वाली है। सुबह जब मैं निकला था तो मौसम बड़ा प्यारा था, धूप नहीं थी। अब देखें सामने पहाड़ पे धूप निकली हुई है। अब थोड़ी गर्मी लगेगी ऊपर जाते हुए। इस बयेस चरागाह या पास्चर पे कहीं देवमालाई किस्से भी मशहूर हैं दोस्तों। इन किस्सों की क्या हकीकत है, उस पर जाए बगैर ये समझना ज़रूरी है कि ये किस्से, ये माइथोलॉजीज़ कैसे बनते हैं। यहाँ के अपने नेचर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो मैं आपको, ऊपर एक जगह है वहाँ स्टॉप करूँगा, थोड़ा वहाँ बैठ के सांस बहाल करके आपको सुनाऊँगा दोस्तों। देखें कितना सुहाना प्यारा मौसम है। बिल्कुल गांव नीचे रह गया काफ़ी। हालांकि ये गांव इटसेल्फ बहुत हाइट पे है, लेकिन उससे मज़ीद हम हाइट पे हैं। टेन 10,000 फीट जो है वो गांव की का अपना एल्टीट्यूड है। अब अंदाज़ा लगाए हम मज़ीद कितना ऊपर आए हैं। दोस्तों ये जो जगह है ना, ये इसको कहते हैं दस्ताए मनी, द स्टॉप आवर प्लेस इन द मेमोरी ऑफ दस्ता। दस्ता कोई ख़ातून होगी, जाहिर बात है इनके मेमोरी में ये जगह बनाई गई है। यहाँ देखें बैठने के लिए थोड़ी जगह है, रेस्ट करने के लिए। यहाँ पे आप, यहाँ पीछे से मैं आके दिखाता हूँ। तो जैसे आप नीचे से आते हैं ना, तो ये यहाँ पे ये रेस्टिंग प्लेस है, बहुत ज़बरदस्त है। थकावट के बाद रिकमेंडेड रेस्ट प्लेस है। तो एक हमारे रिश्तेदार, बल्कि कई रिश्तेदारों ने ये किस्सा सुनाया मुझे। इस जगह पे जब उन्होंने रेस्ट किया, अकेले आते थे जैसे मैं आया हूँ, तो कहा कि किसी चीज़ ने, किसी गैबी चीज़ ने का हाथ आया और उनके सर के ऊपर से टोपी उठा के ले गया। तो ये एक बूथ की कहानी है। तो कहते हैं यहाँ पर एक बूथ है, दस्तक का बूथ है, पता नहीं किसका है। हालांकि ये बहुत अच्छी जगह है, जो भी थी दस्ता मरहूमा उसके नाम पे ये जगह बनी है।
तो कहा यह जाता है कि यहाँ पर एक बूथ है जो जब भी आप यहाँ रुकते हैं या यहाँ से गुज़रते हैं तो कोई गैबी हाथ आ जाता है और आपकी टोपी छिन जाती है। अगर सर पे टोपी ना हो तो फिर वो यूँ, अगर टोपी ना हो तो यूँ सर से बाल उठना शुरू हो जाते हैं डर की वजह से। तो लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ इस तरह के भूत प्रेत की जो हॉन्टेड प्लेसेस हैं उनका स्पेशली विज़िट करूँ और देखूँ कि यार भूत है कहाँ। मैंने नहीं देखा, मैं यहाँ वेट करूँगा थोड़ा और हो सकता है कि कोई भूत पे रहम आ जाए और वो आके मुझे दिखाए कि वो भूत है, ताकि मुझे भी थोड़ा इत्मीनान होना। यार मैं तो इन पे यकीन नहीं रखता और नहीं मुझे कोई भूत आज तक मिला है ज़िंदगी में। बहुत सारा हॉन्टेड प्लेस पे गया तो मुझे कभी भी कोई भूत ने न तो छेड़ा है न नज़र आए। मेरी कोशिश है कि भूत कोई नज़र आए यार, कोई परी नज़र आए, कोई जिन नज़र आए, लेकिन मजाल की कुछ नज़र आए। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आज भी मैं थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे। सफ़र जारी है, आप देखिए मुसलसल हम चल रहे हैं। यहाँ पे शेड है अच्छा खासा, तो दैट्स अ गुड साइन। और लोग भी जा रहे हैं। देखें तारीख़ में दोस्तों ये बात इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हुंज़ा और निगर की रियासतें थी तो ये जो उनके वेस्टर्न बॉर्डर्स थे ये काफ़ी ख़तरनाक होते थे। यहाँ पर इन्वेजन्स बड़ी होती थी। हुंज़ा का ये जो वेस्टर्न बॉर्डर था यहाँ से बहुत ज़्यादा इन्वेजन्स होती थी, इसलिए यहाँ पर स्पेशल सिक्योरिटी तैनात की जाती थी। लेकिन चूँकि छोटी सी रियासत थी, इनके पास सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स भी बहुत ही माइनर किस्म के होते थे। तो लेकिन फिर भी एक इनफॉर्मल निज़ाम था कम्युनिकेशन का। अगर कोई अटैक हो और कोई इन्वेजन हो तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए। दोस्तों सबसे जो अहम किस्सा है इस एरिया का, इसको बेसिकली सिख मराजूंग भी कहा जाता है। तो सिख मराजूंग का मतलब ये है कि ये जगह जहाँ पर सिख फौजियों को मारा गया था। द गोर्ज वेयर सिक्स वेयर किल्ड, ये किताबों में भी लिखा हुआ है। ये तब की बात है जब सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें आज इंडिया पाकिस्तान है, यहाँ पर मुख्तलिफ रियासतें मौजूद थी और इसमें एक रियासत थी खालसा सरकार की, यानी रंजीत सिंह का जो रियासत निज़ाम था, जो एम्पायर या डायनेस्टी थी। तो रंजीत सिंह के फ़ौजी अक्सर इन एरियाज़ में इन्वेजन्स और मिलिट्री जो है वो कैंपेन करते रहते थे। और एक बड़ा कैंपेन उन्होंने किया था जिसमें 1842 में गिलगित पे उन्होंने अटैक किया, क्योंकि कश्मीर तक उनकी हुकूमत थी। तो गिलगित में अस्तोर का एरिया है, बल्तिस्तान है, कुछ एरियाज़ में उन्होंने आके अपनी जो अमलदारी या रेट ऑफ गवर्नेंस भी कायम कर ली। तो इसी तरह हुंज़ा की तरफ आगे बढ़े, नगर की तरफ। तो हुंज़ा नगर में आते आते 1842 में यहाँ पर एक मेजर उन्होंने मिलिट्री कैंपेन किया। और जब दोस्तों अक्टूबर 1844 में कहा जाता है कि ये कैंपेन इतना सीवियर हुआ था, क्योंकि 1842 से कैंपेन करते रहे थे लेकिन कामयाब नहीं हुआ था। लेकिन 1844 में अक्टूबर में यहाँ पर उन्होंने एक मैसिव कैंपेन लॉन्च किया। और जब इन्होंने हुंज़ा रियासत पर अटैक कर दिया रात के वक्त अक्टूबर में, तो यहाँ पर हुंज़ा की जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट थे उसमें कुछ ही लोग थे, क्योंकि रियासत छोटी थी। वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए थे। उन्होंने देखा कि बड़ा अटैक हुआ है, तो अब क्या किया जाए इनको रोकने के लिए, क्योंकि उनके पास न वो कैपेसिटी थी न वो स्ट्रेंथ थी। तो बहरहाल इन्होंने ये कोशिश की किसी तरह से कि इनको रोका जा सके। तो एक शख्स था उनमें, उसका नाम फुलोलो था। फुलोलो वाज द लोकल नेम। तो आप हैरान न हो, ये लोकल नाम होते थे इस तरह के।
जब हम पर्शियन, अरबिक और टर्किश नाम नहीं रखते थे तो लोकल नाम ही होते थे ज़्यादातर। तो फिलौलों ने यहाँ पर देखा कि बड़ी फ़ौज आई है तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने जो अपने साथ जो साथी थे उनको इकट्ठा किया, बोला कि अब तो हमारे ऊपर भरपूर अटैक होगा और हम मारे जाएंगे, तो हमें एक स्ट्रेटजिक तरीका बनाना होगा। इस गोश से या इस वैली से गुजरने का एक ही छोटी राहदारी थी और वो फ़ौजें एक ही लाइन में कतार में आगे बढ़ रही थी। तो उन्होंने उनके पास ढोल था, ढोल भी बजाते थे क्योंकि एक कम्युनिकेशन का तरीका भी होता था जंग के दिनों में। तो उन्होंने ज़ोर से फिलौलों ने कहा अपने साथियों कि हम ढोल बजाएंगे और बांसुरी और शहनाई बजाएंगे। उन्होंने जैसे ज़ोर से बजाया तो जो रात का वक्त था तो जो सिख सिपाही थे उनको लगा कि उन पे एम्बुश हुआ है और वो अब मारे जाएंगे। तो वहाँ पर एक तरह से समझ ले भगदड़ मच गई, स्टम्पीट हो गई। उस स्टम्पीट में बहुत सारे सिपाही जो है वो गिर गए, नीचे वैली में गिर के मर गए। बहुत सारे जो है वो वापसी में एक दूसरे पे जो है वो ऊपर चढ़े और वापस आते आते उन्होंने एक दूसरे पे टकरा गए। और क्योंकि बहुत ही गहरी खाई है यहाँ पे, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहरहाल ये सारे सिपाही तकरीबन 80% यहाँ पे मारे गए थे, सैकड़ों सिपाही मारे गए और जो बचे थे अब वो कम रह गए थे। तो लिहाजा जो हुंजा के जो सिक्योरिटी पर तैनात लोग थे उन्होंने उनका भी ख़ात्मा कर दिया। इसी तरह से सैकड़ों सिखों की यहाँ पे मौत हुई और उस हवाले से इस जगह को सिख मराजुम या द प्लेस द डेल द गोर्ज वेयर सिक्स वेयर किल्ड के नाम से मशहूर है। तो ये एक किस्सा था दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था। ये देखें दोस्तों, ये गोर्ज जहाँ पर सिख मारे गए थे, ये मुसलसल एक पहाड़ी है और इसके टॉप पे एक छोटी सी राहदारी है, छोटा सा एक ट्रेल है, उससे गुजरना होता है। तो ये इस जगह की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। तो हुंजा रियासत तो 1974 में एबोलिश हो गई, लेकिन उस 900 ईयर्स तक कायम रहने वाली हुंजा रियासत की सबसे इम्पोर्टेंट जो विक्ट्रीज थी उसमें से एक स्ट्रेटजिक विक्ट्री यहाँ पर थी। तो तारीख की किताबों में ये चीज़ें सुमेरी हरूफ में लिखी जा चुकी हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया के हवाले जब हम बात करते हैं तो रंजीत सिंह को हम समझते हैं कि वो हीरो थे क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़ जंग की, उनको शिकस्त देने की कोशिश की, भरपूर मुज़ाहमत की। लेकिन एट द सेम टाइम यही रंजीत सिंह की फ़ौजों ने लोकल छोटी रियासतों पर भी हमला किया। जो काम अंग्रेज़ों ने बरसगीर में किया था वो काम रंजीत सिंह के फ़ौजों ने इन छोटी रियासतों पर भी किया। तो लिहाजा ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि किसको कॉलोनियल माना जाए और किसको एंटी कॉलोनियल, क्योंकि हमारे नज़र में, हमारे नुक्ता नज़र में, हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में रंजीत सिंह भी अंग्रेज़ों की तरह कॉलोनियल रूलर ही था, क्योंकि उन्होंने भरपूर कोशिश की कि रियासत को और यहाँ के वसाइल को हथियाया जाए। तो लिहाजा ये कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है दोस्तों, हमें हीरोज़ को और विलन्स को तारीख़ में उनके कॉन्टेक्स्ट में समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे रोशन ख्याल दोस्त ये समझते हैं कि चूँकि रंजीत सिंह लोकल थे और हमारे तारीख़ की किताबों में उसका जिक्र क्यों नहीं मिलता, उन्होंने तो कॉलोनियल पावर्स के ख़िलाफ़ बड़ी स्ट्रगल की थी। बिल्कुल तारीख़ में उनका नाम होना चाहिए, लेकिन तारीख़ में ये भी होना चाहिए कि रंजीत सिंह के फ़ौजों ने यहाँ पे कितनी बार इन्वेजन किया, कितनी कत्ल और मर्डर्स करने की कोशिश की, किलिंग्स करने की कोशिश की, और इनके साथ आखिरी मार्के में क्या हुआ ये भी तारीख़ के ज़ुमरे में आना चाहिए। तो तारीख़ को पूरी तरह लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉलोनियल और एंटी कॉलोनियल का जो नैरेटिव है उसको भी दोबारा से लोकल कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ छोटी छोटी कौमियतों के कॉन्टेक्स्ट में भी समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं इसी स्ट्रीप से ऊपर आया हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर सिख खालसा सरकार की डायनेस्टी को
1844 में भरपूर शिकस्त हुई थी और यहाँ पे वो 6 सिपाही मारे गए थे। देखिए कितना कोई स्टीप रास्ता है, इस पे मैंने चलना है अभी मुसलसल। यहाँ से आप देखें पूरी वादी, पूरा गोर्ज आपको नज़र आ रहा है। जी हम पहुंचे हैं एक पहले पड़ाव पे। ये हमारा सफ़र अभी जारी है। दूर आपको दरख्त नज़र आ रहे होंगे, साये की तलाश जारी है। धूप खूब निकली हुई है, लेकिन क्योंकि इतने हाइट पे है टेम्परेचर है नहीं ज़्यादा, लेकिन जो शिद्दत है ना धूप की, सूरज के डायरेक्ट जो एक्सपोजर है वो आपके जल्द को काफ़ी मुतासर कर सकता है। यू शुड हैव वेरी गुड सन प्रोटेक्शन, कोई आपके पास होना चाहिए, क्रीम वगैरह। तो ये जी सफ़र जारी है बयेस वैली का। ये चरागाह दोस्तों, सबसे पहले जो 3 गांव है जिनके चरागाह है, जिसमें मायून है जो सबसे कदीम गांव है, हुसैनाबाद और खानाबाद। मायून गांव का ये हिस्टोरिकली, क्योंकि सबसे पहले आबाद गांव था तो ये उनकी चरागाह होती थी, पास्चर था। फिर पॉपुलेशन बढ़ गई, नए गांव आबाद हुए, तो उसी हिसाब से इसमें भी जो पास्चर के राइट्स हैं उन तमाम लोगों तक मुंतकिल हो गए जिन्होंने इस कदीम गांव से माइग्रेट किया और एजर्सन गांव आबाद किए, हुसैनाबाद और खानाबाद। तो ये देखें जी कितना प्यारा मंजर है। एक और टॉप हमने क्रॉस किया तो ये पहली हरियाली काफ़ी वक्त के बाद हमें नज़र आई है। तो यहाँ पे दरख्त हैं, पानी भी यहाँ पर अवेलेबल है। जो बैरन एरिया था जो हमने आपको दिखाया, उसको यहाँ मुकामी तौर पे खनो दास कहते हैं। खनो मतलब है एक शख्स का नाम से वाबस्ता है, खनार शायद कोई बुजुर्ग थे उनके नाम से वाबस्ता है। हिंदा के राजा ने ये जो एरिया था उसकी आबादकारी के लिए इन्हीं शख्सियत को अपॉइंट किया था। और बयेस का ओवरऑल जो नाम है वो बयेरू से है। बयेरू वाज अनदर जेंटलमैन जिसको ये पूरा एरिया उसके नाम पे राजा फुंजा ने, मीरा फुंजा ने उसको दिया था ताकि वो इसकी आबादकारी करे और उसको फिर पास्चर यूज़ करे अपने लाइफ स्टॉक के लिए। इस लिहाज से इसका नाम बयेर से थोड़ा बिगड़ते हुए बयेस पड़ गया। और यहाँ देखें खुबानी के दरख्त आपको नज़र आएंगे।
ये जी बड़े खुबानी अभी यहाँ पर कच्ची, हालांकि गांव में खुबानी का मौसम ख़त्म हो चुका। भैया इसकी कच्ची खुबानी मैं आपको देता हूँ, बल्कि यहाँ से कुछ उतार के ले जाऊँगा। क्या मज़े की बात है यार, ज़बरदस्त है। ये चेक करें जी, अभी खुबानी यहाँ पे कच्ची है, लेकिन इसके भी मज़े हैं, मैं ज़रा एंजॉय। यहाँ पे मैंने थोड़ा रेस्ट किया, बहुत चला जी धूप में। तो ये दरख्त का साया है, ये भी एक खुबानी का दरख्त है यहाँ पे, और साथ देखे सफ़ेदे के बड़े बड़े दरख्त हैं। तो ये यहाँ से सब्ज़ा शुरू हो जाता है। क्या खूबसूरत मंज़र है, सामने वादी नगर के पहाड़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मंज़र में हम बैठे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये इस पूरे हाइक का एक बड़ा मज़ा ये है कि आपको मल्टीपल सीन्स मिल जाते हैं। पहले हमने पूरी एक स्टीप देखी, हिस्ट्री को हमने आपको बताया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम जैसे ऊपर आ रहे हैं तो हमें सब्ज़ा भी नज़र आ रहा है, पानी के वाटर स्ट्रीम्स भी हैं, वाटर स्प्रिंग्स भी हैं, और मज़ीद ऊपर जाएंगे तो इसकी खूबसूरती में और इजाफा होगा। लेकिन एल्टीट्यूड बहुत हाई है, मतलब यू हैव टू वॉक रियली हार्ड। तो ये हमारा अभी सफ़र जारी है। पानी का चश्मा बयेज़ का एक ख़ास जुगात, यहाँ की बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ वाटर। बयेज़ की ख़ास बात है दोस्तों, बहुत हाई क्वालिटी वाटर। देखिए स्क्रीन से आता हुआ ठंडा पानी, तो इतना ज़बरदस्त। यहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का स्टे के लिए एक कैंप का इंतज़ाम है। तो यहाँ रात को हम स्टे भी करेंगे और एक टेंट भी लगाएंगे साथ साथ, ताकि टेंट को भी हम एंजॉय करें, फिर यहाँ भी हम बैठ के आज की रात गुजारें। ये देखें, ये डबल स्टोरी बना हुआ है, तो होपफुली आज की रात हम एंजॉय करेंगे, यहाँ पे बैठेंगे। सामने पोटैटो की फसल लगी हुई है, पोटैटो लगे हुए हैं। ये है जी बयेज़ का खूबसूरत मंजर। क्या खूबसूरती है जनाब, क्या खामोशी है। इस खामोशी और इस खूबसूरती में चाहता कि कहीं दिन गुजारे, लेकिन वक्त का तकाजा होता है कि हम ज़्यादा लेट या ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। लेकिन कल तक हम यहाँ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। क्या बेहतरीन मौसम है। एक बच्ची मुझे नज़र आई रास्ते में जाते हुए, और ये कितनी प्यारी बच्ची है दोस्तों, देखें आप। यहाँ सायेदार दरख्त हैं खूब, और इन्हीं के किनारे चलते चलते मैं पहुँचूँगा एक और टॉप पे। दोस्तों अब मैं पहुँचा हूँ एक ज़बरदस्त टॉप प्लेस पे,
आज के इस बयेस वैली के सफ़र में ये बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पर बेत का बहुत बड़ा दरख्त है। ये है जी ये बेत का दरख्त जहाँ मैं इस वक्त इसके साये में बैठा हूँ। यहाँ पर एक ट्रेडिशनल कुआं बना हुआ है और ये जो अगर जिसका पानी ज़्यादा साफ़ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पहले ज़माने में लोग कहते हैं कि इसको मेंटेन किया जाता था। आजकल ये यहाँ मौजूद है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं है। तो ये पास्चर का एक बेहतरीन नज़ारा मैं चाह रहा था आपको करवा दूँ। और मुसलसल चलने के बाद अब काफ़ी थकावट हुई थी, मैंने यहाँ रेस्ट किया कुछ देर और यहाँ के नज़ारों से भरपूर मैं लुत्फ़अंदोज़ हुआ हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत हाइट पे मैं पहुँचा हूँ। तो इस जगह को देवईदार भी कहते हैं। देव का तस्वुर है ना, यहाँ की माइथोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है। देव या डेमन, यहाँ पर कहा जाता है कि डेमन रहता था पहले ज़माने में और लोगों को काफ़ी वो तंग भी करता था। बहुत सारे लोग का जो है वो उससे बचा के निकलते थे। बहुत सारों को उनसे इनकाउंटर भी हुआ, मुठभेड़ भी हुआ, लड़ाई हुई। तो बहुत सारे किस्से यहाँ के मशहूर हैं। तो ये देवईदार यानी द डेमन्स अबोर्ड कह सकते हैं आप अगर इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन हो, बट दिस इज़ नॉट द परफेक्ट ट्रांसलेशन। तो ये जो एरिया है ना, इसमें एक डेमन या देव रहता था और वो बेसिकली उससे लोग रात को यहाँ आने से कतराते थे। ये एक कुछ मिथ्स है। अब वो देव जो है वो शायद नहीं रहा, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी वक्त मैंने इंतज़ार किया तो मुझे कोई उसका आसार नज़र नहीं आया। मैं यहाँ कुछ देर सोया भी, बहुत थका हुआ था इसके साये में। तो नथिंग हैपेंड एंड आई होप आगे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आई बिलीव दैट ये नेचर है। नेचर के अंदर इस तरह की माइथोलॉजीज तो होती है। नेचर का जो एक रोप होता है ना, उसका एक दबदबा होता है, वो बहुत सारे माइथोलॉजीज को जन्म देता है। तो आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू बी। काफ़ी चढ़ के मैं इधर आया, तो आज शाम तक मैं इन एरियाज़ में घूमता रहूँगा। कल सुबह फिर यहाँ से मज़ीद कोशिश करूँगा कि ऊपर और जाया जाए अगर हिम्मत रहे। तो लेट्स होप कि मैं अपना ये सफ़र कंटिन्यू करूँ। दोस्तों अभी हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। लंच तैयार हो रहा है। प्लेन राइस और चिकन कौरमा बन रहा है। थोड़ी देर के बाद हम लंच करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे। बीनी बीनी खुशबू भी आ रही है सालन की। सो लेट्स होप कि हमें अच्छा मज़ा आएगा आज। सफ़र जारी है जी।
और ये स्प्रिंग है यहाँ पे, बयेस का स्प्रिंग। बहुत ठंडा पानी है स्प्रिंग का और क्या ही खूबसूरत माहौल है दोस्तों। आप ये सुने परिंदों के फंसाने की आवाज़ें। दोस्तों बयेस कहानी का पार्ट 1 यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है। अगले एपिसोड में यानी पार्ट 2 में मैं डे 2 का पूरा किस्सा आपके सामने रखूँगा। बयेस पार्ट 2 में हम वो इम्पोर्टेंट और अहम कहानी आपके सामने लाएंगे जो हम इस पार्ट 1 में शामिल नहीं कर सके, लेकिन पार्ट 2 ज़्यादा दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आपके ताउन के साथ ही हम इस सिलसिले को आगे बढ़ा पाएंगे। अगले एपिसोड तक आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप हमारे सिलसिले को पसंद करेंगे और अपने आरा भी शामिल करेंगे। बहुत शुक्रिया।